गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग क्लास 12th का आपका लेक्चर नंबर साइड 12 लेकर आए हैं डाइपोल के ऊपर। तो ये क्या है डाइपोल, क्या काम है इसका, क्या कहानी करता है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। देखिए डाइपोल क्या होता है कि जब भी दो सेम चार्ज लेकिन ऑपोजिट नेचर के मैग्नीट्यूड में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, और उनका जो साइन है वो क्या होना चाहिए, ऑपोजिट होना चाहिए। अगर एक प्लस है तो दूसरा माइनस होना चाहिए। जब दो हमने चार्ज को इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को क्या कर दिया, कुछ डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया, ठीक, कुछ डिस्टेंस से जब सेपरेट करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, डाइपोल बन जाते हैं। तो आपकी डेफिनेशन क्या है, देखिए, टू इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये आपका डाइपोल बन जाता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि अगर मेरे पास ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, इनके बीच में ये डिस्टेंस, ये कितना है, वैसे तो ये आर डिस्टेंस हम ले लेते हैं। अब दोनों मॉलिक्यूल क्या हैं, दोनों पॉइंट चार्ज क्या हैं, एक फिक्स डिस्टेंस आर से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, तो ये क्या बनाएंगे, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएंगे। अब देखिए वैसे डाइपोल में तो हम ये डिस्टेंस हमेशा 12 लेते हैं, 12 जो आपको लेनी है हमेशा, ट्रेडिशनली हम लोग 12 ही लेते हैं। वैसे आर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप डी ले सकते हो, डी/2, जो आपकी मर्जी हो वो ले सकते हो, बस फिक्स डिस्टेंस होना चाहिए। तो उसको हम क्या लेते हैं, डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। ये आपकी बुक में 12 लेके दिया रहता है तो ईजी रहता है इससे पढ़ाना, और आपको भी अच्छे से समझ में आएगा। जब आप बुक्स वगैरह पढ़ेंगे तो कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अब देखिए क्या है कि कोई भी दो चार्जेस हैं, वो फिक्स डिस्टेंस अगर दूर रखे हुए हैं तो क्या बनाते हैं, डाइपोल बनाते हैं। जैसे हमारे पास हम NaCl ले लेते हैं, तो NaCl कुछ इस तरीके से अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये हमारे पास Na है, ये Cl, ये माइनस, ये प्लस। अब देखिए ये Na का सेंटर है सोडियम एटम का, और ये क्लोरीन एटम का सेंटर है, ये इनके बीच में फिक्स डिस्टेंस है, इसको हमने 2L बोल दिया। तो ये देखिए ये बनेगा कैसे डाइपोल, कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे और ये आपस में पास होते जाएंगे। अब देखिए पास क्यों होंगे, कूलम्स लॉ, जो कूलम्स लॉ क्या बोलता है कि अगर दो ऑपोजिट नेचर के चार्ज हैं तो वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और दो अगर सेम नेचर के चार्ज हैं तो रिपल्सन होता है। तो ये ऑपोजिट नेचर के चार्ज हैं, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और ये दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे, तो ये बिल्कुल आपस में आके चिपक जाएंगे। ये देखिए चिपक गए आपस में आके। अब इन दोनों के सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होती है यही होती है फिक्स डिस्टेंस। जैसे सोडियम का हम मानते हैं ये क्या है, यहाँ पर सारा चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है। जैसे आप सेंटर ऑफ मास में पढ़ते थे कि एक पॉइंट पर एक जगह पर हम क्या मान लेते थे, सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड मान लेते थे कि एक ही पॉइंट पर सारा मास रखा हुआ है। सेम यहाँ पर हमने क्या मान रखा है कि जो सोडियम एटम है उसका सारा का सारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो उसके सेंटर पर रखा हुआ है, सेम क्लोरीन एटम के सेंटर पर रखा हुआ है, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ये 2L है। तो ये हमारा क्या बन गया, एक डाइपोल बन गया। H2SO4 भी ऐसा ही है, H2SO भी ऐसा ही है। मतलब क्या होता है कि डाइपोल में सेंटर्स के बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेंटर के बीच में अगर एक फिक्स डिस्टेंस होती है तो ये क्या बना लेते हैं, डाइपोल बना लेते हैं। अब देखिए कभी कभी ऐसा होगा कि ये फिक्स डिस्टेंस नहीं होगी, किसके बीच में, जहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का सेंटर होगा। जैसे अगर मैं CO2 मॉलिक्यूल की बात करूँ, C+- इधर O और इधर O, ये O। अब देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही जगह है इस केस में, तो क्या ये डाइपोल होगा। देखिए इसमें अलग अलग है, इसमें क्या है, एक ही जगह है, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यहाँ रखे हुए हैं, इन दोनों का सेंटर एक ही है, तो क्या ये डाइपोल होगा। तो ये भी डाइपोल होगा। ये डाइपोल किस तरीके से बना सकते हैं, इसको हम क्या कर देंगे, किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देंगे। अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो जो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर इधर फोर्स लग जाएगा, F = Q/E हम जानते हैं, और जो भी नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पर इधर फोर्स लग जाएगा, F = Q/E। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाएगा, सेंटर्स अगर शिफ्ट हो जाएंगे तो ये जो हमारा CO2 मॉलिक्यूल है ये क्या बन जाएगा, ये भी एक डाइपोल बन जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास दो टाइप के मॉलिक्यूल्स का डाइपोल होता है। एक तो वो मॉलिक्यूल जो अपने आप, जिनके सेंटर्स दूर होते हैं, इन्हें बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। ये क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स। और जिनके सेंटर अपने आप नहीं होते हैं, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना पड़ता है उनके सेंटर को सेपरेट करने के लिए, ये क्या होते हैं, नॉन पोलर
नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अगर इनका हमें डायपोल देखना है, अगर ये डायपोल बनाएंगे तो किस तरीके से इन्हें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना पड़ेगा, तभी इनके सेंटर पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग हो पाएंगे। क्योंकि अभी एक ही जगह कॉन्साइड कर रहे हैं, इसलिए डायपोल नहीं बनाएंगे। डायपोल के लिए क्या हमें फिक्स चाहिए कि दोनों पेयर जो चार्जेस हैं उनके बीच में एक फिक्स डिस्टेंस होनी चाहिए। यहाँ पर तो दोनों एक ही जगह कॉन्साइड करके। अब देखिए मॉलिक्यूल्स में 2 टाइप्स ऑफ डायपोल, व्हेन सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस डू नॉट कॉन्साइड। मतलब ये वाला केस जब दोनों सेंटर्स क्या नहीं कर रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के कॉन्साइड नहीं कर रहे हैं। दूसरा हमारा कौन सा है, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, NaCl और H2O। दूसरा है इफ़ देयर सेंटर्स आर कॉन्साइड, ये रहा हमारा एग्जाम्पल CO2 मॉलिक्यूल। इन दोनों के सेंटर कॉन्साइड कर रहे हैं तो बनाएगा तो ये भी डायपोल, बट कैसे बनाएगा, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना पड़ेगा तब ये डायपोल बनाएगा। इसके एग्जाम्पल हैं CO2 है, CH4 है। अब देखिए हर एक डायपोल के पास क्या होती है, उसकी एक इफेक्टिवनेस होती है, या फिर हम बोल सकते हैं उसका एक इफेक्ट होता है कि डायपोल एक इफेक्ट दिखाता है। क्या इफेक्ट दिखाता है, देखिए अगर मेरे पास ये डायपोल है, ये -Q ये +Q, इसका कुछ ना कुछ इफेक्ट रहेगा। अगर हम इसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। रोटेट कैसे होगा, इस पर इधर फोर्स लगेगा, ये नेगेटिव Q चार्ज है, इस पर नीचे फोर्स लगेगा। अगर ये E इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस पॉजिटिव वाले चार्ज पर ऊपर फोर्स लगेगा F = Q × E, और इस पर इधर चार्ज लगेगा F = Q × E। ये यहाँ पर क्या बना लेंगे, कपल बना लेंगे। अगर कपल बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक पॉइंट के अबाउट रोटेट हो जाएगा। ये किस तरीके से, एंटी क्लॉकवाइज, ये भी क्या कर रहा है, सॉरी ये एंटी क्लॉकवाइज, और ये भी इसको क्या घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आपका। तो इस तरीके का ये हमारे पास डायपोल का कुछ ना कुछ क्या होता है, इफेक्टिवनेस होती है, या फिर हम बोल सकते हैं उसकी स्ट्रेंथ होती है, जिसके कारण वो क्या करता है, रोटेट करता है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अब देखिए सबका डायपोल, किसी का डायपोल ज़्यादा होगा, किसी का डायपोल कम होगा, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इफेक्टिवनेस के ऊपर। तो इफेक्टिवनेस का हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, P = 2QL। 2Q, Q क्या है, एक कोई हम चार्ज उठा लेंगे, चाहे ये Q चाहे ये, उसका मैग्नीट्यूड हमें उठाना है, चाहे +Q का चाहे -Q का। 2Q × L, जो इनके बीच में डिस्टेंस है, इनके बीच में डिस्टेंस से चार्ज को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या आ गई, इफेक्टिवनेस ऑफ डायपोल। किसी भी डायपोल की क्या होती है, ये इफेक्टिवनेस होती है। अब देखिए कोई भी डायपोल है वो क्या बनाता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। अब आप कहेंगे कि सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाएगा, क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो अगर मैं देखूँ तो चार्ज ये तो न्यूट्रल होता है, NaCl मॉलिक्यूल तो पूरा न्यूट्रल ही है। ये Na+ और Cl- अलग अलग अगर मैं टोटल मॉलिक्यूल की बात करूँ तो नेट चार्ज इस पर 0 है, और कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर किसी चीज़ पर नेट चार्ज 0 होता है तो ना तो वो कोई फोर्स लगाता है और ना वो क्या बनाता है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। अगर मेरे पास ये मान लीजिए ये कोई शीट है, इस पर Q = 0 है, चार्ज = 0, तो ये शीट का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। फोर्स भी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो फोर्स भी ये शीट क्या लगाएगी, किसी भी चार्ज पर 0 लगाएगी। तो अब देखिए अगर ऐसा हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, बट यहाँ क्या है, यहाँ एक चीज़ देखिए आप, यहाँ मैंने सीट की बात की है, सीट पर नेट चार्ज 0 है और सारे चार्ज अरेंज्ड हैं। अगर मैं बात करूँ तो ये कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को कौन कैंसिल आउट कर देगा, नेगेटिव वाला। नेगेटिव, यहाँ सिमेट्री है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ कि जो नमक है NaCl है, अगर NaCl का मैं एक मॉलिक्यूल लेता हूँ, NaCl का एक मॉलिक्यूल लेता हूँ, एक NaCl का मॉलिक्यूल मैंने अलग किया, तो उसका कुछ ना कुछ डायपोल होगा। अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं रखूँगा तो वो घूमेगा, ठीक, और वो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा। कारण क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बनाएगा, देखिए अगर मैं यहाँ -Q और ये +Q लिया, अगर मुझसे पूछा जाए कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, तो देखिए यहाँ से डिस्टेंस अलग है, यहाँ से डिस्टेंस अलग है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से -Q से डिस्टेंस R1 है और ये R2 है। इस पॉइंट की मैं बात करूँ P पॉइंट पर, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और आएगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और आएगा। यहाँ से डिस्टेंस ज़्यादा है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, डिस्टेंस पास है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E = KQ/R²। जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतना कम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कुछ ना कुछ ये मॉलिक्यूल क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। अगर मैं किसी पोजीशन, एक मॉलिक्यूल मेरे पास ये रहा, NaCl का एक मॉलिक्यूल है, अब आप पूछें कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्या होगा, कुछ और होगा, यहाँ क्या होगा, कुछ और होगा, यहाँ क्या होगा, कुछ और होगा। बट
अब आप कह रहे हैं कि एक पाउडर मैंने हाथ में ले रखा है NaCl का, वो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना बनाएगा या नहीं बनाएगा? तो बेटा वो नहीं बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। कारण क्या होता है कि इतने सारे उसमें मॉलिक्यूल होंगे कि सबका इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट कर देगा। इस कारण से वो क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसका 0 होता है। और बनाता भी है तो बहुत कम इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। अगर मान लीजिए कुछ मॉलिक्यूल ज़्यादा भी हो गया, 1-2 मॉलिक्यूल ज़्यादा भी हो गया, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही कम बनता है, तो हम उसे नेगलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा कि एक मॉलिक्यूल कोई भी डायपोल क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है तो वो कितना बनाता है, अब वो हमें निकालना है कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, अब देखिए डायपोल 2 तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। सबसे पहले हमें 2 जगह पढ़ना है, फिर हम एक जनरल केस पढ़ेंगे। ये दोनों आपके बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में तो ये इनका डेरिवेशन भी आता है, क्वेश्चन भी आते हैं, डेरिवेशन भी आता है, तो आपको ये अच्छे से समझना है। जनरल वाला केस आपके CBSE के सिलेबस में नहीं है, वो आपसे नहीं पूछा जाएगा, वो IITs में या फिर कभी कभी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं तो उनमें पूछ लिया जाता है। ये आपके बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग जनरल, जो बोर्ड के सिलेबस में है, 2 केस हैं। एक तो डायपोल की वजह से उसकी एक्सियल एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो पढ़ना है, एक इक्वेटोरियल एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो पढ़ना है। अच्छा, डायपोल के बारे में, ये डायपोल की इफेक्टिवनेस और वो सब कुछ तो पढ़ लिया। ये कैसी क्वांटिटी है, डायपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा क्या है, डायपोल की डायरेक्शन क्या होगी, -q, और ये +q है, और इसके बीच में डिस्टेंस 2l है। तो डायपोल की डायरेक्शन आप हमेशा याद रखिए नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। जो आपका ट्रेडिशनली है, हम इसी तरीके से लेते हैं। देखिए ट्रेडिशनली हम लोग डायपोल की डायरेक्शन हमेशा -q से +q की तरफ लेते हैं। तीसरा क्या है, SI यूनिट। तो देखिए ज़रा, डायपोल क्या होता था, डायपोल मोमेंट P = डिनोट करते हैं P से 2ql, q यहाँ पर कूलम, l क्या है, मीटर। तो डायपोल की जो SI यूनिट हो जाएगी कूलम मीटर। ये कूलम मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है। तो ये हमारे पास 3 चीज़ें आ गई जो हमें डायपोल के बारे में पता कर सकता। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, हमारे पास ये -q और ये +q, ये L, ये L। अब आपसे पूछा गया कि बताइए इस डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए कि इसकी एक्सियल एक्सिस पर, एक्सियल एक्सिस क्या मतलब, इसी एक्सिस के डायरेक्शन में ये P पॉइंट है, ये P पॉइंट है। इस P पॉइंट पर इस डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, जो P पॉइंट इसके मिडिल पॉइंट से कितना दूर है, R डिस्टेंस दूर है। ये हमारे पास डायपोल रखा हुआ है, यहाँ इस पॉइंट पे -q चार्ज रखा हुआ है, इस पॉइंट पे +q चार्ज रखा हुआ है, इनके बीच में डिस्टेंस 2l है। यहाँ से इसके सेंटर से ये डिस्टेंस R डिस्टेंस दूर एक P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है आपको डायपोल की वजह से कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो हम निकालते हैं, ये बोलते हैं एक्सियल एक्सिस। आपका डेरिवेशन जो होगा, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट इट्स एक्सियल एक्सिस एट पॉइंट P। ये आपसे इस तरीके से डेरिवेशन का स्टेटमेंट होगा। अब देखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालते थे, अगर बहुत सारे चार्जेस रखे हों तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते थे। जो सुपरपोजिशन थ्योरम आपको मैंने कूलम्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में कराई थी, कूलम्स लॉ
मैंने आपको बताया था जब बहुत सारे चार्जेस एक चार्ज को घेरे हुए हैं तो वहाँ पर किस तरीके से हम लोग फोर्स निकालते थे कि उस चार्ज पर लगने वाला फोर्स का सेम सुपरपोजिशन थ्योरम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में लगानी है। जैसे कूलम के हम लोगों ने न्यूमेरिकल किए थे, किस तरीके से कूलम फोर्स के कि ये चार्ज यहाँ रखा हुआ है, ये चार्ज यहाँ रखा हुआ है, ये चार्ज यहाँ रखा हुआ है, कि बताइए इन दोनों चार्जेस की वजह से इस पर कितना फोर्स लग रहा था। तो इस क्यू की वजह से ऐसे आ रहा था, इस क्यू की वजह से ऐसे आ रहा था, फिर इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ आ रहा था। सेम कहानी आपको यहाँ करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, कि अगर मेरे पास यहाँ क्यू चार्ज रखा हुआ हो और आपसे पूछा जाए कि इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, तो इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसकी वजह से और इसकी वजह से, और दोनों का क्या होगा रिजल्टेंट। तो के क्यू अपॉन R1², ये R1 है, ये R2 है, तो प्लस के क्यू अपॉन R2², और इन दोनों का क्या ले लेंगे हम लोग, वेक्टर एडिशन ले लेंगे। तो सेम कहानी यहाँ पर है कि सबसे पहले प्लस क्यू की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे पी पॉइंट पर, फिर माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे पी पॉइंट पर, फिर दोनों का क्या ले लेंगे, समेशन कर देंगे, वेक्टर एडिशन कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, तो क्या होगा के क्यू अपॉन ये डिस्टेंस कितना आएगा, R माइनस एल। देखिए ये पूरा R है यहाँ तक, ठीक। अगर मैं R में से इस L को माइनस कर दूँ तो ये मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा, R माइनस है, तो के क्यू अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू। अच्छा, ये के क्यू अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर आया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस P पॉइंट पर इधर डायरेक्शन होगी। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या, इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, इस साइड में। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू की, देखिए हमेशा याद रखिए आप, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को जाता है, नेगेटिव चार्ज से अंदर को आता है। तो ये माइनस क्यू नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इसकी दिशा में, ऐसे ऐसे, या फिर इस पॉइंट पर मैं बनाऊँ तो इस पॉइंट पर हमसे पूछा गया, ये होगा ई माइनस क्यू, ये होगा ई प्लस क्यू। तो ई माइनस क्यू कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन, अब देखिए यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ये एल है और ये आर है, तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया, दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। अब देखिए इसका समेशन करेंगे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, तभी हमारा यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। अब देखिए प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि ये चार्ज इस पॉइंट के ज़्यादा पास है और माइनस क्यू वाला चार्ज ज़्यादा दूर है, तो माइनस क्यू का इफेक्ट कम हो जाएगा। किस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे। आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, इफेक्ट ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज का कितना इफेक्ट हो पा रहा है, और चार्ज का इफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस के ऊपर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो जितना दूर, और डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतना कम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए यहाँ मेरे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, ये कम होगा, दोनों एक दूसरे से माइनस हो जाएंगे क्योंकि ऑपोजिट है। तो ई नेट हमारे पास कितना आ गया, ई प्लस क्यू माइनस ई माइनस क्यू, ये आ गया। रखिए तो के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। के क्यू कॉमन ले लेते हैं, के क्यू कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट डब्बा। तो क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन, अब देखिए आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर खोलिए, देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस, ये माइनस का अंदर मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया स्क्वायर खोल कर, माइनस एल स्क्वायर माइनस प्लस 2RL, और नीचे सेम क्वांटिटी, तो देखिए यहाँ से हमारे पास आर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या क्वांटिटी बची, हमारे पास देखिए क्या बचा, के क्यू 2RL 4RL अपॉन
आर माइनस एल का होल स्क्वायर आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसको आगे लिखते हैं तो देखिए 4 को 2 इंटू 2 में 2 के क्यू एल इंटू 2r अलग कर दिया अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इससे यहाँ लिखते हैं। अब देखिए 2ql ये क्या बन गया आपका, 2ql आपका डायपोल मोमेंट। मैंने आपको बताया था इफेक्टिवनेस ऑफ डायपोल 2ql, तो 2ql को हम p से लिखते थे 2ql इंटू 2kr अपॉन ये r माइनस एल का होल स्क्वायर r प्लस एल का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया 2ql 2pk r अपॉन r माइनस एल का होल स्क्वायर एंड r प्लस एल का होल स्क्वायर। ये हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला आ गया किसका, आपके डायपोल का। अब देखिए यहाँ हम कुछ स्पेशल केस लेते हैं। स्पेशल केस, क्या स्पेशल केस होगा, देखिए ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया 2kpr ओवर r माइनस एल का होल स्क्वायर r प्लस एल का होल स्क्वायर। ये ई नेट आया हमारे पास। अब अगर मैं बात करूं कि ये जो P पॉइंट है ये काफ़ी दूर है, मतलब ये जो डायपोल है, डायपोल के बीच में वैसे भी डिस्टेंस बहुत छोटी होती है, बहुत ज़्यादा छोटी होती है। अगर मैं बात करूं ये P पॉइंट बहुत दूर है तो इस डायपोल को एक क्या मान सकते हैं, एक पॉइंट मान सकते हैं इस डायपोल को। अच्छा, अगर इस डायपोल को एक पॉइंट मानेंगे तो L को हमें क्या करना पड़ेगा, नेगलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि इफ़ R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन L, अगर ऐसा हो गया R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन L, तो देखिए यहाँ ये एजप्शन रखते हैं तो 2kp इंटू R, नीचे L को नेगलेक्ट करेंगे तो R स्क्वायर इंटू R स्क्वायर, एक R से एक R कैंसिल, कितना आ गया 2kp अपॉन R क्यूब। ये हमारे पास डायपोल की एक्सियल एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ये चीज़ समझ में आ रही है, डायपोल की इस एक्सियल एक्सिस पर, मतलब हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस है उस पर कहीं भी P पॉइंट है, कोई सा कितनी भी दूर P पॉइंट है, उस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनाएगा डायपोल, वो हमारे पास निकल के आ गया। अब देखिए यहाँ एक चीज़ और नोटिस करने वाली है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होता था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल आपके पास कितना आया 2kp अपॉन आर क्यूब। अगर मैं यहाँ से बात करूँ कि E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर क्यूब। अब एक चीज़ देखिए ज़रा, देखिए मैं इसके ग्राफ बना के आपको दिखाता हूँ। यहाँ पहले तो देखिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज है ये इस डायपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड से धीरे डिप्लीट होगा। डिप्लीट यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, देखिए स्क्वायर है, यहाँ इन्वर्सली क्या है, क्यूब है, तो ये जल्दी डिप्लीट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। डिप्लीट मतलब ख़त्म होगा, जल्दी वैनिश होगा। इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊँ E वर्सेस R का, तो इसका ग्राफ ऐसा आएगा, इन्फिनिटी पे कहीं जाके टच करेगा जाके। इसका ग्राफ भी ऐसा ही आएगा, बट थोड़ा सा सोचने वाला है। इसका ग्राफ ज़्यादा खड़ा हुआ आएगा ऐसा। ये आप चीज़, ये थोड़ा डिफरेंस आपको दिख नहीं रहा होगा। आप लोगों ने मैथमेटिक्स में कन्केविटी और कन्वेक्सिटी पढ़ी है, वहाँ आपको ज़्यादा समझ में आएगा ये चीज़। बस आप देखिए इसका कर्व ज़्यादा है, ये इनफाइनाइट पे दूर जाकर टच करेगा और ये जल्दी टच कर देगा। इस तरीके से आपको ग्राफ में डिफरेंस करना है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डायपोल एट इट्स एक्सियल एक्सिस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। अब हमें क्या देखना है, इक्वेटोरियल एक्सिस पर।
देखिए सेम हमारे पास डायपोल है माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। अब आपसे पूछा गया है कि इसके परपेंडिकुलर एक एक्सिस बना दी हमने, परपेंडिकुलर, और ये भी कंडीशन है कि इसे आधा आधा डिवाइड करके जानी चाहिए। इक्वेटोरियल का मतलब ये होता है, ये L और यहाँ ये P पॉइंट है, कितना दूर, x डिस्टेंस दूर यहाँ से। ये चीज़ क्लियर हो रही है कि ये जो P पॉइंट है आपका, ये जो P पॉइंट है अब कितना दूर है, x डिस्टेंस दूर है। तो आपको यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है इस डायपोल की वजह से। अब देखिए यहाँ से ये R है, यहाँ से ये भी R है। अब देखिए ये प्लस क्यू है, इस प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर कैसा आएगा, इस तरीके से आएगा। अगर ये एक्सेस इस तरीके से जा रही है, इस माइनस क्यू की वजह से माइनस क्यू की तरफ आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। मतलब ऐसे ले सकते हैं, ऐसे ऐसे। अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो यहाँ से मैं एक जस्ट इसके पैरेलल लाइन बनाता हूँ। तो ये थीटा है, तो देखिए ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये भी थीटा हो गया हमारे पास। और अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे पास। अगर कोई लाइन ऐसे जाती है तो ये एंगल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं बनने वाले। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है। तो ये हमारे पास आ गया थीटा थीटा। अब देखिए इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है तो बड़ी दिक्कत वाला केस है। सबसे पहले मैं यहाँ इसको बड़े बड़े उसमें बनाता हूँ। देखिए ये E ड्यू टू प्लस क्यू, E ड्यू टू माइनस क्यू, ये P पॉइंट बना दिया मैंने, P पॉइंट उठा के यहाँ बना दिया। ये थीटा, ये थीटा। अब देखिए इस प्लस क्यू की वजह से ऊपर एक कंपोनेंट आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का E प्लस क्यू साइन थीटा, और एक इधर कंपोनेंट आएगा E प्लस क्यू कॉस थीटा। E माइनस क्यू की वजह से देखिए एक नीचे कंपोनेंट आएगा E माइनस क्यू साइन थीटा, और एक इधर कंपोनेंट आएगा E माइनस क्यू कॉस थीटा। ठीक, ये माइनस क्यू कन्फ्यूज मत हो जाना कि सर माइनस का साइन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तो ऐसा आना चाहिए, कुछ नहीं। ये माइनस क्यू केवल नोनेशन के लिए है, आपको केवल याद रखना है डायरेक्शन किधर आ रही। तो देखिए इधर दो डायरेक्शन आ गए इलेक्ट्रिक फील्ड के, दो कंपोनेंट आ गए, एक इसकी वजह से एक इसकी वजह से। तो इधर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट कितना हो गया, ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू। देखो दोनों सेम, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। तो मैं कह सकता हूँ 2E कॉस ऑफ थीटा। और देखिए इसने इसको क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया, इस कंपोनेंट ने इस कंपोनेंट को कैंसिल आउट कर दिया। अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू कितना आ रहा है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, तो ये भी कितना आ रहा है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दोनों से डिस्टेंस इस P पॉइंट की क्या है, सेम, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए हमने यहाँ क्या रख दिया, 2E कॉस थीटा। तो वैल्यू डाल देते हैं, तो यहाँ क्या आ गया, 2 इंटू ई की वैल्यू क्या है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा देखिए यहाँ से कॉस थीटा क्या होता है, बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस हमारे पास क्या है, देखिए L अपॉन R। ये कहानी आ गई हमारे पास फाइनली 2KQL अपॉन RQ। ये E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। यहाँ वैल्यू डालते हैं, देखिए R इक्वल्स टू क्या है, R क्या है, हाइपोटेनियस है इस ट्राइंगल की, ये तो R इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पावर 1/2। यहाँ वैल्यू डाल दीजिए, तो 2KQL ओवर R की पावर पहले से ही 3 है और पावर उसकी 1/2
1/2 एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3/2। ठीक, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट इट्स कौन सी एक्सिस, इक्वेटोरियल एक्सिस। ठीक है, इक्वेटोरियल एक्सिस कौन सी होती है, परपेंडिकुलर जो एक्सिस कट करती है। स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, थ्योरी आप लिख सकते हैं, इसके डेरिवेशन के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, ये इस तरीके से डेरिवेशन होगा। अब देखिए यहाँ फिर से भाई क्या है स्पेशल कंडीशन, स्पेशल कंडीशन क्या है हमारे पास कि कहानी भाई इफ़ ये डिस्टेंस क्या हो जाए, x क्या हो जाए, x इज़ वेरी 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 ग्रेटर देन, ये जो डिस्टेंस x है, पहले r ली थी, इसको भी हम r बोल सकते हैं, r ही है, ये डिस्टेंस है, कोई दिक्कत नहीं, r से डिनोट करें, x से डिनोट करें, y से डिनोट करें, z से डिनोट करें, हमारी मर्जी, किसी से भी डिनोट करें। इफ़ x इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन l, तो हमारे पास ये फॉर्मूला क्या आएगा, 2k/q/l ओवर x, l नेग्लेक्टेड, तो x स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो, 2k/q/l अपॉन x3 और 2k/q/l अपॉन r3। x को ही हमने क्या बोल दिया, आर डिस्टेंस है, दोनों केस में डिस्टेंस है। उस केस में क्या आता था, ये r वाला आप यहाँ मत, ये वाला मत समझिए r, ये r कोई भी आर्बिटरी डिस्टेंस, ई इक्वेटोरिया। देखिए 2k/q/l इसको क्या लिख सकते हैं, p के, 2q/l को हमने p लिख दिया, pk अपॉन r3, और e एक्सियल क्या आता था, 2pk अपॉन r3। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो रही है, जो e एक्सियल है वो कितना है, 2 × e इक्वेटोरियल, मतलब जो एक्सियल एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसका है, डबल है इक्वेटोरियल एक्सिस पर। तो यहाँ से हमारे पास एक्सियल एक्सिस पर और इक्वेटोरियल एक्सिस पर दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी भी डायपोल की वजह से। अब हम क्या देखते हैं, जनरल केस देखते हैं कि जनरल केस अगर मान लीजिए कि अभी मेरे पास ये डायपोल है -q और ये +q, आपसे पूछा जाए यहाँ से ये थीटा एंगल पर, ये r डिस्टेंस दूर, कोई सा भी थीटा, इस p पॉइंट पर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो अब हमें पता नहीं है, जनरल केस पता नहीं है, इक्वेटोरियल पे पूछता तो बता देते, एक्सियल पे पूछता तो बता देते, लेकिन यहाँ क्या होगा, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं। तो यहाँ का जुगाड़ हम करते हैं बढ़िया से। अब देखिए जनरल पॉइंट पर देखते हैं, किसी भी जनरल पॉइंट पर डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ये हमारे पास -q है, ये हमारे पास +q है, और ये हमारे पास r डिस्टेंस दूर कोई p पॉइंट है। इस p पॉइंट पर थीटा एंगल पर मुझे क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है इस डायपोल की वजह से। अब देखिए -q की वजह से भी कुछ बनेगा, +q की वजह से भी कुछ बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो डायपोल है इस डायपोल की डायरेक्शन क्या है, माइनस से प्लस की तरफ, ये डायरेक्शन, और डायपोल मोमेंट P = 2ql, ये कहाँ है। अब देखिए ये जो डायपोल है P, इस डायरेक्शन में ये P है, P डायपोल, ये पॉइंट P नहीं Q लेते हैं, कन्फ्यूज़न हो जाएगा वरना PP में। ये डायपोल मोमेंट P है, इस P के देखिए दो कंपोनेंट होंगे, ये P इधर है तो इसकी डायरेक्शन में P cos थीटा, और जस्ट इसके एक परपेंडिकुलर क्या होगा, P sin थीटा। ये चीज़ समझ में आ रही है। इस डायपोल को हमने क्या किया, रिजॉल्व कर लिया, इस डायपोल को रिजॉल्व कर लिया किधर, एक cos थीटा की साइड में, अगर सॉरी एक थीटा की साइड में रिजॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा, और एक इस जस्ट इसके परपेंडिकुलर P sin थीटा। अब देखिए इस डायपोल, देखिए इधर जो डायपोल की डायरेक्शन आ रही है, इसकी डायरेक्शन इधर आ रही है, एक की डायरेक्शन, और एक की डायरेक्शन किधर आ रही है, एक की डायरेक्शन ये आ रही है। और एक चीज़ आपने देखी होगी कि अभी इक्वेटोरियल वाला जो मैंने डेरिवेशन कराया था, ये -q ये +q जो था, जो इक्वेटोरियल एक्सिस पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, तो डायपोल की डायरेक्शन इधर थी माइनस से q की तरफ, तो इसकी डायरेक्शन किधर आ रही थी, ई नेट इधर आ रहा था।
इक्वेटोरियल वाले केस में। एक्सियल वाले केस में तो इधर ही आ रहा था डायरेक्शन, एक्सियल वाले केस में किधर आ रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट की डायरेक्शन ये आ रही थी, और इक्वेटोरियल वाले में डायपोल की डायरेक्शन के ऑपोजिट, एक्सियल वाले में डायपोल की डायरेक्शन की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था। तो देखिए जो पी कॉस थीटा है, ये जो डायपोल है इसकी डायरेक्शन इधर है। अच्छा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर आने वाला है, इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ये जो है, ये जो डायपोल है, ये जो डायपोल बन रहा है, इस डायपोल की डायरेक्शन इधर, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आएगा, जस्ट ऑपोजिट, डायपोल की डायरेक्शन के ऑपोजिट। यहाँ पर भी देखिए डायपोल, ये डायपोल की डायरेक्शन है, डायपोल की डायरेक्शन के ऑपोजिट आया था इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पे। तो इसकी भी कहानी यही है, या फिर हम इसे यहाँ बनाएं, तो ये P साइन थीटा की वजह से, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन P कॉस थीटा की वजह से, ठीक। P साइन थीटा, P कॉस थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड P कॉस थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड P साइन थीटा। अब देखिए, अगर मैं बात करूं, ये जो P कॉस थीटा वाला डायपोल है, Q पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ये डायपोल की डायरेक्शन में आ गया, डायपोल की डायरेक्शन भी यही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कहाँ निकालना है, r डिस्टेंस दूर Q पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, Q पॉइंट पर निकालना है, मतलब इस डायपोल की ये डायरेक्शन है, इसी की एक्सियल एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बताना है। तो हमें फॉर्मूला पता है, E एक्सियल कितना होता था, E एक्सियल 2pk/r3, याद आ गया आपको, E एक्सियल क्या होता था, 2pk/r3। तो यहाँ पर क्या होगा, केवल कॉस थीटा ही तो आया है, कॉस थीटा आया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2pk कॉस थीटा अपॉन r3। सेम कहानी। अगर मैं इक्वेटोरियल की बात करूं, तो इक्वेटोरियल वाली की वजह से ई इक्वेटोरियल कितना आता था, pk/r3, याद आता, pk/r3। अब यहाँ इक्वेटोरियल, यहाँ पर क्या आ रहा है, p की जगह p साइन थीटा हो गया, तो p साइन थीटा k/r3। ये इक्वेटोरियल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ये एक्सियल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यही तो आएगा, ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। इसे हम एक काम करते हैं, इसे हटा देते हैं। ये जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, इसको हमने ER नाम दे दिया। तो ये ER कितना आएगा आपका, ER इक्वल्स टू E P कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस E P साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये चीज़ समझिए, ये जो डायपोल था, इस डायपोल को हमने तोड़ लिया दो कंपोनेंट बनानी है इस डायपोल के। अब इस डायपोल का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनके कंपोनेंट्स का मतलब है। अब एक कंपोनेंट की वजह से उसके एक्सियल एक्सिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, क्योंकि Q पॉइंट उसके एक्सियल एक्सिस पर ही आ गया, और एक इक्वेटोरियल आ गया। इक्वेटोरियल के क्या होता है, जस्ट पीछे डायरेक्शन आती है, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आता है इक्वेटोरियल वाले कंपोनेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस डायपोल की डायरेक्शन के अपोजिट में आएगा। इसको उठा के हमने यहाँ बना दिया, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके का आएगा। तो E और दोनों की वैल्यू हमने निकालनी, दोनों की वैल्यू हमें पता है एक्सियल एक्सिस पर, इसीलिए हमने वो दो फॉर्मूले पहले किए थे, ताकि हम पता करने एक्सियल और इक्वेटोरियल पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, तो हम जनरल केस कर लेंगे बहुत आसानी से। तो ER इतना गया प्लस 2 EP कॉस थीटा EP साइन थीटा कॉस 90। ये एंगल पूरा कितना होगा, 90 डिग्री। तो देखिए ये तो ख़त्म हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, 2pk कॉस थीटा अपॉन r³ का होल स्क्वायर प्लस pk साइन थीटा अपॉन r³ का होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ गया, 4, यहाँ पर 2 2 जब 4 और ये r³, 2 2 जब 4 और ये क्या हो गया 5 हो गया। देखिए सॉरी यहाँ 2 की जगह क्या हो गया 4p स्क्वायर k स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन r³ प्लस ये क्या हो जाएगा p स्क्वायर k स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन r³ r6
R6। देखिए यहाँ एक साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ 4 कॉस स्क्वायर थीटा है, बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ सेम है। तो इसका हम 3 उठा लेंगे, इसका 1 उठा लेंगे। यहाँ देखिए हमारे पास क्या बचा, 4p² k², 4 की जगह 3 हो गया, ये 3p² k² cos स्क्वायर थीटा अपॉन r⁻⁶ प्लस p² k² cos स्क्वायर थीटा अपॉन r⁻⁶ प्लस p² k² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन r⁻⁶। ये हमने होल रूट ले लिया। अब देखिए p² k² कॉमन आ गया, r⁻⁶ कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 हो गया। तो हमारे पास क्या कहानी निकल के आ गई, टोटल रूट ऑफ 3p² k² cos स्क्वायर थीटा अपॉन r⁻⁶ प्लस p² k² अपॉन r⁻⁶। अच्छा ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, तो p k अपॉन r⁻, अंदर हमारे पास क्या बचा, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये हमारे पास आ गया। देखिए जनरल फॉर्मूला आ गया। अब आपको एक्सियल एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। एक्सियल एक्सिस पर अगर हमसे पूछा जाए कि आप बताइए इस डायपोल की एक्सियल एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था, देखिए थीटा यहाँ पर कितना बनता था, हमारे पास थीटा 0 बनता था डायपोल की डायरेक्शन के। तो थीटा जैसे ही 0 हमने डाला, थीटा जैसे ही यहाँ 0 डाला, तो p k अपॉन r⁻, और अंदर क्या 3 cos 0, cos 0 1 होता है, 3 × 1 + 1, तो क्या गया 3 1 + 4, और 4 का रूट 2p k अपॉन r⁻। देखिए प्रूफ होके वही आ गया 2p k अपॉन r⁻, ठीक। और अगर आपको इक्वेटोरियल वाला निकालना है, इक्वेटोरियल वाला, तो यहाँ पर 90 डिग्री डाल दीजिए, थीटा की जगह 90 डिग्री डालिए। 90 डिग्री जैसे डालेंगे ये टर्म 0 हो जाएगा, रूट के अंदर 1, तो p k अपॉन r⁻, p k अपॉन r⁻। तो जनरल फॉर्मूला से हम दोनों निकाल सकते हैं, एक्सियल वाला भी इक्वेटोरियल वाला भी। अब किसी भी पॉइंट पे पूछा जाए तो आप ये फॉर्मूला याद रखिए और डायरेक्ट वहाँ आप थीटा की वैल्यू डाल दीजिए, आपका खेल ख़त्म। तो अब किसी भी पॉइंट पर आप डायपोल आप इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हैं डायपोल की वजह से। अब देखिए अब हमें क्या निकालना है, इस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पूछ ली गई आपसे, इसकी डायरेक्शन और बताइए। ये एंगल अल्फ़ा मान लिया इधर, मतलब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, किस डायरेक्शन में ये लग रहा है। तो हम टेन थीटा निकाल लेंगे तो हमें डायरेक्शन पता चल जाएगी, टेन अल्फ़ा सॉरी। अब देखिए इसको उठा के यहाँ रख दिया, ये ऐसे वेक्टर एडिशन कर दिया हमने, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर ये बना लिया पैरेललोग्राम। तो इसको उठा के यहाँ रख सकते हैं, ये हमें पता है, ये अलग बना देते हैं। ये ई पी कॉस थीटा है, ये ई पी साइन थीटा है। ये अल्फ़ा है, तो टेन अल्फ़ा क्या होगा, ई पी साइन थीटा, या फिर ई इक्वेटोरियल भी बोल सकते हैं, जैसे इक्वेटोरियल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ई इक्वेटोरियल अपॉन ई पी कॉस थीटा, या फिर ई एक्सियल। तो कितना आया था हमारे पास निकल के, ई पी साइन थीटा 2p k साइन थीटा अपॉन r⁻, और ई पी कॉस थीटा हमारे पास कितना था, 2p k कॉस थीटा अपॉन r⁻। ये हमारे पास क्या आ गया, टेन थीटा नहीं अल्फ़ा अल्फ़ा, r³ से r³ कैंसिल आउट, p k से p k कैंसिल आउट, तो क्या बचा हमारे पास 1/2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा, टेन अल्फ़ा। अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, टेन इनवर्स 1/2 टेन थीटा। ये हमारे पास डायरेक्शन है। तो बहुत आसान था, ऐसा कुछ नहीं था। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया डायपोल की वजह से, इक्वेटोरियल एक्सिस पर, एक्सियल एक्सिस पर, और एक जनरल केस हो गया आपका।
आपको डायरेक्शन भी पता चल गई। अब इस पर हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स। अगले लेक्चर में इस पर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये आपके बोर्ड का भी हो गया। साथ में आपका अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो उसमें जनरल केस पर पूछ लिया जाए तो ये भी फार्मूला आप याद रखिए, वो दोनों भी फार्मूले आप याद रखिए। और डेरिवेशन जो भी बोर्ड के बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो डेरिवेशन याद रखिए, ये किस तरीके से हुआ है। बाकी जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वो जनरल केस याद रखिए, बस खेल ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू।